Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज आपका टॉपिक चैप्टर 1 बीट्स और जो आपका स्टार्ट हो रहा है ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स, इस टॉपिक को और आगे हम बढ़ाते हैं कि हमारे जो टॉपिक जो रिमेंस कर रहे हैं उनका एक बार आगे का रिवीजन देखिएगा। इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इसका बेसिक डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का पिछले वीडियो में हमने बताया। इससे अगला जो टॉपिक होगा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में कि इनकी जो बिल्डिंग बनाने की कला है उसमें और क्या क्या चीज़ें ये लोग इस्तेमाल में लेते थे। तो यहाँ पर जो शहर बने होते हैं इसमें मुख्य रूप से कुछ शहर हैं वो बहुत बड़े होते हैं और कुछ शहर हैं छोटे होते हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर हैं, राखीगढ़ी शहर जो अपने हरियाणा से बिलोंग करता है वह शहर बहुत बड़े बड़े शहर हैं और कुछ शहर छोटे भी हैं जैसे लोथल, रंगपुर, चमगारो, ये छोटे शहर हैं। इनमें कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके अंदर उद्योग लगाए गए थे, फैक्ट्रीज होती थी, जैसे रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, सुरकोटदा, इस तरह के जो शहर हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी शामिल कर सकते हैं, इनमें सभी में फैक्ट्रीज डेवलप की गई थी। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिनके अंदर फैक्ट्रीज डेवलप नहीं थी, उनके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ की व्यवस्था अलग तरह से प्रचलित हुई है। और यहाँ हड़प्पा जो इसका सबसे पहला खोजा गया शहर है, ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे ना होकर के रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ये इसमें बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, इसको जरूर याद रखें, एक जीके का प्रश्न भी ये बनता है। इससे आगे बेटा जो आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में इसमें दो तरह के सिस्टम हम देखते हैं कि सीटाडेल होता है और लोअर टावर होता है। सीटाडेल में कौन लोग होते हैं? सीटाडेल में जो स्पेशल पर्सन हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं या कैबिनेट में हैं, जो मेन जो अलाइड क्लास के लोग हैं, वे सभी लोअर टाउन में नहीं रहते हैं, वो सीटाडेल में रहते हैं। और जो कॉमन पर्सन हैं, जो आम लोग हैं, वो लोअर टाउन में रहते हैं। दोनों जो बस्तियां हैं एक ही शहर का पार्ट होती थी। जो सीटाडेल है वो ज़्यादा ऊंचे प्लेस पर होता था, आकार उसका छोटा होता था, लोअर टाउन का आकार बड़ा होता था। तो यहाँ पे लोअर टाउन के अंदर कॉमन लोग होते हैं और दोनों को ही एनक्लोजर किया गया है, चारों तरफ से चार दीवारी और किलेबंदी उनकी की गई है, बहुत ही सुरक्षित माहौल उनको प्रदान किया गया है। इसमें जो सीटाडेल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है जिसपे ग्रेट बाथ के नाम से हम उसे जानते हैं। इसके अंदर ऐसा माना जाता है, बहुत से इतिहासकार इसमें ये तथ्य बताते हैं कि वे शायद ये कोई अनुष्ठानिक स्नान होता था, जैसे आज भी हरिद्वार में या बहुत से गंगा जी के विभिन्न स्थानों पर उनके घाटों पर स्नान करने के लिए लोग जाते हैं या बहुत से बड़े बड़े सरोवरों में स्नान करने के लिए जाते हैं। हरियाणा का ज्योतिषर सरोवर भी इसमें फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे चलते हैं, सीटाडेल में और क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक वेयर हाउस मिलता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा जो मटेरियल बन गया है उसको वहाँ पे सुरक्षित उसे रखा जाता था, बाद में उसे सप्लाई किया जाता था। तो ये सीटाडेल की खासियतें हैं। इसके अलावा भी एक यहाँ पे सभा मंडप भी मिलता है जिसका बहुत ही कम अवशेष इसके बचे हुए हैं। लोअर टाउन के अंदर इनकी ये भी मकान चबूतरे पे बनाए गए हैं लेकिन इतनी हाइट में नहीं है, बहुत ही बड़े विस्तृत भाग पर ये बसे हुए लोग हैं, कॉमन पर्सन है। तो इससे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का ये व्यवस्था को अपनाते थे। इससे अगला है एनाग्मेटिक स्क्रिप्ट। ये जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट जिसमें हम लिखते हैं, ये इनकी जो लिखावट है ये रहस्यमयी मानी जाती है। क्यों रहस्यमयी कैसे? क्योंकि ये रीडेबल नहीं है, इसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर हम इसे समझ पाते या कोई भी इतिहासकार इसे समझ पाता तो हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें और अधिक नॉलेज हो गई होती और हम विश्व को इस चीज़ के बारे में बता देते और वो और भी गर्व करने लायक होता, हम और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रख सकते थे। यहाँ पे एनाग्मेटिक स्क्रिप्ट में इस लिपि के अंदर 26 साइन मिलते हैं, बहुत से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिसमें केवल 26 चिन्ह उसे मिलते हैं। ये जो लिपि है, ये लिपि इस तरह की है जिसको चित्रमय लिपि माना जाता है। पिक्चोरियल जो स्क्रिप्ट है वो ये रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स और साइन का यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी के अंदर कुछ निश्चित वर्णमाला का अध्ययन हम करते हैं तो उसके जरिए हम अपनी भाषा को लिख लेते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स को याद करके अल्फाबेट्स को और उससे हम अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस या डिफरेंट टाइप की जो मतलब रीडेबल जो कैपेबिलिटीज हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा 26 साइन है जिसके बारे में इन इंस्क्रिप्शंस में पता चलता है। कुछ ऐसे भी यहाँ पे रिटर्न रिपोर्ट मिलते हैं जहाँ पे कुल चिन्हों की संख्या
26 ना होकर के 375 से लेकर 400 के बीच मानी जाती है। तो ये संख्या कितनी ज़्यादा, इसको याद करना भी मुश्किल है और ये रीडेबल भी नहीं है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसलिए इसको रहस्यमयी लिपि माना गया है, क्योंकि इसका रहस्य अभी उजागर नहीं हुआ है। अगर हम पढ़ लेते तो इसका रहस्य उजागर हो जाता। वेट मेड ऑफ चार्ट, यहाँ पे जो वजन तोलने के लिए बट्टे यूज होते थे, बाट जिन्हें कहते हैं, उन पे कोई निरूपण नहीं किया गया है, कुछ लिखा हुआ नहीं है या कहीं उसको डिकोड नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो जो चार्ट नामक पत्थर है उसका यूज करके उन बाटों को बनाया गया है। ये बाट जो है क्यूबिक आकार में होते थे, क्यूबिकल शेप में इसको बनाया गया है और ये क्यूबिकल शेप के साथ साथ यहाँ पे बाइनरी सिस्टम का यूज किया गया है, द्विआधारी मानदंड का यूज करते हैं इसमें और दशमलव प्रणाली का यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम का यूज इसमें किया जा रहा है। तो ये बाट तोलने के काम आते थे, इनके पास में 1 2 4 8 10 12 16 इस तरह से 12,800 तक के द्विआधारी मानदंड के बाट मिलते हैं, जो कि बारीक से बारीक चीज को भी तोलने की क्षमता रखते हैं। जैसे सुनार को कोई वेट तोलना है किसी भी आभूषण का, तो वो भी इनके पास में इस तरह के बट्टे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल क्यूबिकल नो मार्किंग, इसमें कहीं कोई मार्किंग नहीं मिलती है और ज्यादातर इनकी शेप क्यूबिकल है, ज्यादातर इनकी शेप क्यूबिकल है। एंशिएंट अथॉरिटीज उस समय कुछ विद्वानों का ये मानना है, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि भी उस समय शायद यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ एंशिएंट रूलर्स होते थे और एंशिएंट रूलर्स जो है पूरे सारे सभी शहरों को कुछ विद्वान ये कहते हैं कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का कोई एक रूलर होता था और इसी वजह से सारे शहरों में ईंटों का आकार एक जैसा रहा। ईंटों के आकार का जो रेशो है 3:2 के अनुपात में रखा गया है, जिससे पता चलता है कि पूरे जो इंडिया में अफगानिस्तान तक पाकिस्तान के क्षेत्र में जितनी भी बस्तियां मिलती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सब जगह पर ईंटों का आकार एक जैसा कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब उसका कोई एक राजा हो। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी एविडेंसेस मिलते हैं कि प्रिस्ट किंग की एक मूर्ति मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसको 2 रोल प्ले करने होते थे। एक रोल उसको होता था पुजारी के रूप में काम करने का और एक उसको राजा की भूमिका के रूप में वह अपनी भूमिका निभाते थे। इसके अलावा हमें पता चलता है प्रिस्ट किंग की और क्या भूमिकाएं रही होंगी, रूल्स बनाते होंगे, रूल्स बनाने के दौरान फिर उनको एग्जीक्यूट करते होंगे समाज के बीच, फिर देख करके ये पता करने की कोशिश करते होंगे समाज में कितने लोगों के साथ गलत हो रहा है, कितनों के साथ सही हो रहा है, किस नियम का क्या फायदा है और क्या उसके नेगेटिव नुकसान है, वो सारी चीजें पता ये रखते होंगे। पैलेस एंड किंग, यहाँ पे कुछ ऐसे भवन भी बने हुए हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बड़े बड़े राजमहल होते थे, इनके अंदर राजा या उनका परिवार रहते थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे महलों का भी अस्तित्व था मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में, खास तौर पर इन 2 शहरों में। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पे ये भी पता चलता है कि सिविलाइजेशन का अंत हुआ है। सिविलाइजेशन के अंत होने के प्रश्न पर भी बहुत से विद्वान इसको अलग अलग राय से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आई, नेचुरल कैलामिटीज आई होंगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाढ़ आई या भूकंप आ गया या कहीं भी कोई ज्वालामुखी फट गया, इस तरह की कोई समस्या हुई होगी जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ विद्वान ये राय देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस समय शायद कोई महामारी आई है। कुछ दूसरे और विद्वान ये राय देते हैं कि सभ्यता पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई दूसरी सभ्यताओं का हमला हुआ है और उन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिया है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि यहाँ पे शायद सूखा पड़ गया होगा, कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ आ गई होगी। इस तरह से सभ्यता का अंत ये मानते हैं। कैसे पता चलता है कि सभ्यता का अंत हो गया? इस सभ्यता के अंत की पहचान करने के लिए हम ये चीज ढूंढ सकते हैं कि जो चीज सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के दौरान में जो पुरावस्तुएं हमें मिल रही थी, वो पुरावस्तुएं बाद में मिलना बंद हो गई, जिससे पता चलता है कि ये सभ्यता अब अंत की तरफ पहुंच चुकी थी। इससे आगे चलते हैं, एविडेंस ऑफ इन्वेजन। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ होगा, शायद आर्य सभ्यता का मतलब हमला इन पर हुआ, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। कलिंगम कन्फ्यूजन, ये सभ्यता बहुत पहले इसका विकास हो गया होता, इसकी खोज हो गई होती। कलिंगम के सामने बहुत से किसान अपने खेतों से निकलने वाली आर्टिफैक्ट दिखाते थे, पुरावस्तुएं दिखाते थे। उन्होंने भरोसा ही नहीं किया कि इतनी डेवलप्ड सभ्यता जो कि इतने समय पहले की हो सकती है और इंडिया के इस क्षेत्र में हो सकती है। उनका सिर्फ ये मानना था, एक पूर्वाग्रह से पीड़ित थे वो, उनका ये मानना था कि अगर कोई सभ्यता का डेवलपमेंट होगा तो गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे के आसपास होगा। वो ये मान के ही नहीं चलते थे कि तीसरी से
चौथी सदी से पहले भी कोई और सभ्यता का विकास हो सकता है। अगर वो उस समय सचेत होकर के उन चीजों को देखते तो ये सभ्यता बहुत पहले खोज हो गई होती। जैसे कि इस सभ्यता की खोज में बता चुका हूँ दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी ने की, और उसके बाद इसका वर्ल्ड लेवल पर अनाउंसमेंट किया गया जॉन मार्शल, जो कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर जनरल हुआ करते थे, और ये 1924 में हुआ। इससे आगे चलते हैं, उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, पूरे वर्ल्ड में ये बताया कि हमने एक ऐसी सभ्यता का विकास कर लिया जो विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं है, और पूरी तरह से कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन से ये हम बिलोंग करते हैं। इससे आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में बता चुका हूँ, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन, बहुत ऐसे प्रश्न उभरते हैं जब हम सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें एक प्रोटोसिवा की मूर्ति मिलती है। प्रोटोसिवा के बारे में बताया गया है कि उसकी जो ऐसी मोहरें मिलती हैं, मोहरों के अंदर उसका चित्र बना हुआ है, और उस चित्र के अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाए गए, कुछ जंगली जानवरों के साथ में दिखाया गया है, उन्हें एक योगी के मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ लोग उसका मानना ये बताते हैं कि शायद ये शिव का आद्य स्वरूप रहा होगा, प्रोटोसिवा है ये। दूसरे माता गोडेस का जो इस तरह की मूर्ति मिली है, तो उसका भी कुछ लोग देवी देवताओं से उसका लिंक बता रहे हैं। और इसके अलावा इसमें फिर प्रिस्ट किंग के बारे में जो पता चलता है कि वह मूर्ति में जो ड्यूअल रोल प्ले के बारे में बताया गया है कि एक वह राजा की भूमिका निभा सकते थे, दूसरा वह पुजारी की भूमिका निभा सकते थे। तो इनके बारे में स्पष्ट क्लैरिफिकेशन किसी का नहीं है, लेकिन काफी हद तक अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि ये सभ्यता इस तरह से ही डेवलप हुई और इसका सनातन से कहीं ना कहीं नाता है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें दिक्कत आती है इंटरप्रिटेशन करने में कि भी कौन सी, जैसे यहाँ पे हम अगर ब्यूरियल्स को स्टडी करते हैं, अगर हम इनको सील्स को स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, या फिर हम ये बात करें कि जो बहुत से आर्टिफैक्ट हैं उनको हम स्टडी करते हैं, या इक्विपमेंट को स्टडी करते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न उलझे हुए रह जाते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम उतना नहीं जान पाए, क्योंकि हमने सभ्यता की लिखी हुई जो मटेरियल है उसके बारे में हम नहीं जान पाए। ये सभ्यता 100% कंप्लीटली अर्बन रही है, इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमारे पास है। इसके अलावा ये शमन नाम के वे लोग होते थे जो ये दावा करते थे कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, वो दूसरी दुनिया से उनका संपर्क है और वह किसी भी बीमारी के अंदर किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। तो समन इस तरह के समुदाय का नाम है। इस प्रकार इसका टॉपिक एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में दो तरह के भवन होते थे, सिटाडेल छोटी बस्ती होती थी, लोअर टाउन बड़ी बस्ती होती थी। ये विशिष्ट लोगों का, इस सामान्य लोगों का रहने का स्थान होता था। एनिमैटिक से राइट समय है क्योंकि रीडेबल नहीं है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। इंस्क्रिप्शन बहुत से मिले हैं, इनमें 26 चिन्ह मिलते हैं, मुख्य रूप से 26 चिन्ह, लेकिन अदर 375 से लेकर 400 तक इसमें सिंबल्स और साइन यूज होते हैं। वेट के बारे में बताया गया कि चर्ट नामक पत्थर से इनको बनाया गया, बाइनरी होते थे, द्वितीय आधारित होते थे, डेसिमल सिस्टम का फॉलो होता है, दशमलव प्रणाली का यूज हुआ है, जनरल क्यूबिकल शेप में पाए जाते हैं और इन पे कोई मार्किंग नहीं हुई है। एंशिएंट अथॉरिटीज में प्रेस्ट किंग का पता चलता है, पैलेस और किंग के बारे में पता चलता है कि ये यहाँ पे बड़े बड़े महल हैं और राजाओं का एग्जिस्टेंस था। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक शहर का अपना एक अलग राजा होता था। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत से अलग अलग रीजन सामने आए हैं, कुछ लोग प्राकृतिक आपदा को, कुछ महामारी को इसका कारण बताते हैं। एविडेंस ऑफ इन्वेशन का भी पता चलता है कि शायद कोई दूसरी सभ्यता में इस पर हमला हुआ, जिसकी वजह से ये सभ्यता अंत की तरफ चली गई। कनिंघम का कंक्लूजन ये है कि अगर वह सही से टाइम पर ध्यान दे लेगा तो सभ्यता का विकास और खोज पहले हो जाती। ये टाइम पर नहीं हो पाई। डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी ने इससे की, और वर्ल्ड लेवल पे इसको अनाउंस किया है जॉन मार्शल ने, जो उस समय आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड थे। न्यू टेक्निक और क्वेश्चंस के अंदर हमें बहुत से अनसुलझे क्वेश्चंस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और इंटरप्रिटेशन में पता चलता है कि बहुत सी जो मूर्तियां हैं, बहुत से आर्टिफैक्ट हैं, बहुत सी चीजें हैं, उनके बारे में जो इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है, सही से सामंजस्य नहीं पता चल रहा है कि ये चीज कैसे यूज होती होगी। और शमन के बारे में भी पता चलता है कि समन वे लोग होते थे जो अपने आप को दूसरी दुनिया से अपने आप करिश्माई ताकत रखने का दावा करते थे और बीमारी को ठीक करने का दावा करते थे। इस प्रकार ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट चैप्टर 1 हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।